आइए अब आखिर में अशोक वाजपेयी जी जो आज के सदर आली वक़ार हैं और हम सब का वक़ार हैं, न सिर्फ हिंदी साहित्य बल्कि जो हिंदुस्तानी अदब हो सकता है उसके भी वो सदर हैं, उसके भी प्रेसिडेंट हैं। बस एक शेर उनकी नज़र करता हूँ कि अव्वल तो ज़माने में नहीं आप सा कोई, अव्वल तो ज़माने में नहीं आप सा कोई, और हो भी तो हम कौन सा तस्लीम करेंगे। आइए जनाब अशोक वाजपेयी जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ थोड़े देर से पहुँचा था और ये सोच रहा था कि शुरुआत में माफ़ी से करूँगा, लेकिन अब माफ़ी मांगने का मौका आपने नहीं दिया क्योंकि मैं वक्त पे ही पहुँच गया। जोश मलिहाबादी में मेरी दिलचस्पी जागी एक विचित्र घटना से। बहुत बड़े आर्ट हिस्टोरियन हुए हैं BN गोस्वामी, जो चंडीगढ़ में प्रोफेसर थे और पहाड़ी मिनिएचर कला के बड़े भारी विशेषज्ञ थे। उन्होंने आज से कोई 7-8 बरस पहले एक लेक्चर दिया और उसमें एक पेंटिंग दिखाई और फिर जोश मलिहाबादी की एक कविता के सहारे उसकी व्याख्या की। तो मुझे ये अंदाज़ नहीं था कि जोश मलिहाबादी के यहाँ इस कदर बारीकियाँ हैं कि उनका इस्तेमाल एक पेंटिंग को समझाने के लिए किया जा सकता था। तो मैंने बहरहाल वो सीखना शुरू किया। जोश मलिहाबादी साहब को उस नज़र से थोड़ा देखना शुरू किया। वैसे बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन मैं एक दूसरी तरह की बात कहना चाहता हूँ। ऐसे वक्फे हुए हैं जब देश का देश गायब हो जाता है नक्शे से, लेकिन उसकी भाषा और उसका अदब बचा रहता है। पोलिश कविता का मैंने बहुत अनुवाद किया है और एक ऐसा वक्त आया था जब पोलैंड संसार के नक्शे से गायब हो गया था, लेकिन उस समय पोलैंड बचा था पोलिश भाषा में और पोलिश कविता में। इस समय गाजा में जो हो रहा है, हो सकता है कि फिलिस्तीन आखिरकार नक्शे से गायब हो जाए, लेकिन फिलिस्तीनी कविता फिलिस्तीन का वतन होगी, फिलिस्तीनी कविता ही उसका घर होगी। तो ऐसे मौके हमारे सामने आ रहे हैं और भाषाओं पर जो हमला है वो चौतरफा है। एक हमला बाजार का है जो हर चीज़ को सहल बनाने में लगा हुआ है। दूसरा हमला सियासत का है जो हर चीज़ में दखल देने की हिमाकत कर रहा है कि आप क्या पहने क्या न पहने, मछली खाएं कि न खाएं, मंगलसूत्र पहने कि न पहने, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं ये सब बातें। तीसरा हमला है धर्म का, जो यकायक राजनीति का पालतू जानवर जैसा हो गया है। इतना सारा मैं काहे का हिंदू हूं, लेकिन हूं तो हिंदू धर्म में जब ये तरह तरह के अत्याचार होते हैं, हिंसा होती है, दूसरों की हत्या होती है, तो कोई हिंदू धर्म नेता इसका विरोध नहीं करता। वो नहीं कहता कि ये गलत है। महाभारत में कहा गया है, पूछा जाता है प्रश्न कि किस धर्म का पालन करना चाहिए, तो जवाब है कि उसी धर्म का पालन करना चाहिए जिसका किसी दूसरे धर्म से विरोध या विद्वेष न हो।
मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाभारत में कहा गया है। तो धर्म एक अपनी भाषा हम पर लाद रहा है जिसका उसको कोई हक नहीं। बाजार, सियासत और मीडिया, यहां मीडिया को बहुत धन्यवाद वगैरह देते हैं लोग, मैं उनकी हमेशा खुलेआम दिन दहाड़े भूरी भूरी निंदा करता हूं। कम से कम हिंदी मीडिया की। हिंदी मीडिया इस कदर नफरत फैलाऊ, हिंसा फैलाऊ, झूठ फैलाऊ मीडिया बन चुका है कि हिंदी का कोई अखबार मैं पढ़ता नहीं। और हिंदी अखबार वाले अगर मुझसे कहते हैं, ये बहुत सारे चैनल मैंने 10-12 साल से टेलीविज़न देखना बंद कर दिया। क्यों हम सुबह शाम झूठ देखें? क्यों हम ये नफरत फैलाने वाले लोगों को सुने? क्यों हमारी भाषा को झगड़े झांसे और हिंसा हत्या की भाषा, नफरत की भाषा बनाने के षड्यंत्र में हम शामिल हों? तो मीडिया भी भाषा के साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है। 4 चौतरफा हमला है भाषाओं पर। उर्दू पर एक और हमला है जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक विचित्र बात है कि जिस भूगोल में हिंदी उर्दू साथ साथ हैं, उसी भूगोल में न तो हिंदी बचेगी और न उर्दू बचेगी। एक अजब किस्म की, खुदा जाने उसको क्या कहना चाहिए, एक ऐसी मिली जुली सी कोई बात बचेगी जिसमें कोई खूबसूरत बात, कोई बारीक बात, कोई जटिल बात, कोई सूक्ष्म बात कही नहीं जा सकेगी, क्योंकि उसको सुनने वाले लोग धीरे धीरे कम हो जाएंगे, उसको सीखने वाले लोग धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो हमारे, जब आपने याद किया जोश मलिहाबादी को और अभी ये कहा गया कि 40 साल हो गए उनके इंतकाल को और उन पर कोई उर्दू में मुकम्मल किताब नहीं है, तो मुझे थोड़ी हैरत हुई कि ये मामला तो ठीक वैसा है जैसा हिंदी में है। हमारे एक सबसे बड़े शायर थे मुक्तिबोध, 60 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। वो अपनी जिंदगी में अपना पहला कविता संग्रह भी प्रकाशित नहीं देख पाए थे, और अब जब उनका इंतकाल हुए 60 साल हो गए, वो हिंदी के सबसे बड़े शायरों में गिने जाते हैं। तो ये जो नाइंसाफ़ी है एक तरह की, आप जिससे सहमत हैं उसी को पसंद करें, और जो आपसे असहमत है उसको चूंकि आप पसंद नहीं करते इसलिए आप अपने अहाते से बाहर कर दें। ये काम न तो लोकतांत्रिक है और न साहित्यिक है। साहित्य में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारे पसंद का नहीं होता। आखिरकार दूसरों को भी हक है कि वो अपनी अभिव्यक्ति करें, अपने विचार रखें, और हमको दूसरों से आजकल बड़ी हिकारत होने लगी। अव्वल तो हम रोज़ दूसरे बनाते हैं, धार्मिक दूसरे, सांप्रदायिक दूसरे। ये चले गए मंत्री जी, उनके सामने कहना ज़्यादा ठीक होता कि हम एक ऐसे निज़ाम में हैं जो हर तीसरे दिन दूसरे बनाता है। वो दूसरे जिनके बिना हमारी ज़िंदगी चल नहीं सकती। यानी हमने कोविड में देखा कि दूसरे गायब हो गए और हमको अपनी ज़िंदगी कितनी अकारत, कितनी सूनी, कितनी निरुपाय लगने लगी, क्योंकि दूसरे नहीं हैं तो हम भी क्या होंगे। एक लातीनी अमरीकी उपन्यासकार को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो उसने 2 बातें कही और मैं उनकी याद दिलाना चाहता हूँ। पहली बात कि ये जो हम और वे, ये जो एक पोलैरिटी है या डुअलिटी है, साहित्य, अदब उसको डिमोलिश करता है। वो कहता है कि हम ही वे हैं और वे ही हम हैं। एक बात।
दूसरी बात उस उपन्यासकार ने यह भी कही कि ये दुनिया खराब बनाई गई है और इस खराब दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता था, बेहतर बनाया जा सकता है। ये बात अदब आपको जताता है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है और बूढ़े लोग वैसे भी कुछ ज़्यादा ही वाचाल होते हैं। हमको ये याद रखना चाहिए कि हमको जो भाषा मिली है वो हमारा उत्तराधिकार भी है, पर वो हमारी जिम्मेदारी भी है। वो हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। अब हम एक भाषा के ऐसे समय में पहुंच रहे हैं जिसमें संभवतः भाषा नैतिक होना छोड़ देगी या नैतिक होना उसमें कठिन से कठिनतर होता जाएगा। इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने उत्तराधिकार को सहेजें और जोश मलिहाबादी जैसे कवि को याद करने का एक आशय ये भी होना चाहिए कि हम भाषा में क्या संभव है इसको तो जाने, क्या संभव हुआ है इसको भी पहचाने और क्या संभव हो सकता है इसकी भी कोशिश करें। आखिर अदीबों के पास भाषा के अलावा और क्या है? और हर अदीब खुद निर्णय लेता है कि वो लिखेगा। कोई समाज ने उसको दरख्वास्त नहीं दी है, किसी ने जाके कहा नहीं था, मलिहाबाद ने जोश से जाके कहा नहीं था कि साहब आप शायरी करिए। ये तो उनका अपना निर्णय है। हम लोग बहुत समाज चिल्लाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि वही समाज है जो हमको धोखा दे रहा है। हम सोचते थे कि इस समाज को बहुत सारी चीज़ों ने ज़्यादा रोशन ख्याल, ज़्यादा खुला, ज़्यादा लोकतांत्रिक बना दिया है। ऐसा नहीं हुआ। हमने ये भी सोचा था कि शिक्षा से लोगों का दिमाग खुल जाता है, वो ज़्यादा टॉलरेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ। अभी जो परिवर्तन हुआ है खासकर उत्तर प्रदेश में, वो किन्होंने किया है? गरीबों ने, वंचितों ने। उनमें से कई हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे। पढ़े लिखे लोग इस समय इस देश से साथ दगा कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं वही हत्या कर रहे हैं, वही हिंसा कर रहे हैं, वही लिंचिंग कर रहे हैं, वही लव जिहाद कर रहे हैं। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं और ये अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से आए हुए लोग हैं। तो मित्रों, हमको इन मिथकों में विश्वास करना छोड़ देना चाहिए। आज अदब का काम मेरे हिसाब से कम हिंदी अदब का काम तो मैं नहीं जानता कि उर्दू के लिए भी कितना लागू होगा। अदब का काम इस समाज के खिलाफ खड़ा होना है, इस समाज का दर्पण बनना नहीं है, इस समाज को चुनौती देना और इसको किसी हद तक शर्मसार करना कि ये तुम समाज हो। ये समाज वो समाज नहीं है जो हमारे अदबों ने, हमारी ज़ुबानों ने इतने सदियों से जिसकी कल्पना की थी, जिसका सपना देखा था। सपना देखना अब भी ज़रूरी है। अंधेरे की शिनाख्त करना भी ज़रूरी है, लेकिन उजाले का इंतज़ार करना भी ज़रूरी है। और अगर अदब आपको अंधेरे की शिनाख्त नहीं करने दे, सिर्फ उजाले की चकाचौंध में ही गिरफ्तार कर दे, या दूसरी तरफ वो अंधेरे से मुक्त होने की कोई रोशन दरार भी न बता सके, तो अदब का है का? हमको अदब चाहिए
क्योंकि हमको हर हालत में, गालिब ने तो कहा था कि आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, लेकिन आदमी को मैसर होता रहे इंसान होना, इसके लिए हमको अदब चाहिए। धन्यवाद।